बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इक़बाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे मौसम के हवाले से। आज कराची में एक दफ़ा फिर से जो है वो अब्र रहमत बरस रहा है और शहरियों के लिए ये ज़हमत बन गया। आपको ये बताते चलें कि तकरीबन एक हफ़्ता कबल ही पेशन गोई कर दी गई थी कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम जो है वो कराची के साहिल की तरफ बढ़ रहा है, जिसके कराची तक पहुँचने के बाद बहुत ज़्यादा ख़तरनाक नताइज सामने आएंगे। ये कहा गया था कि तकरीबन 5 या 6 दिन तक लगातार बारिश होगी, 400 से 500 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। और जिस तरह की पेशन गोई की गई थी उसी तरह आज कुछ देर के लिए पहले दोपहर में बारिश हुई और ये कहा जा रहा था कि शायद ये जो दोपहर की बारिश है ये उस सिस्टम के असरात जो है उनकी वजह से बारिश हो रही है। उसके बाद शाम में भी बारिश का सिलसिला जारी रहा। इस वक्त भी न सिर्फ डिफेंस क्लिफ्टन बल्कि गुलशन इकबाल, सदर और दूसरे जो इलाके हैं वहाँ इस वक्त भी शदीद बारिश हो रही है। आप भी बताते चलें कि महकमा मौसमियात की वार्निंग अलर्ट के साथ साथ एक फ़ेसबुक पेज है जो कि वेदर अपडेट PK कहलाता है, उस पर भी जावेद मेमन साहब जो कि वेदर एनालिस्ट हैं उनकी जानिब से बार बार जो है वो पेशन गोई की जा रही थी इस हवाले से कि कराची में बारिश बरसेगी। और जिस तरह की पेशन गोई की गई थी आज बिल्कुल ऐन उसी मुताबिक रात में बल्कि शाम से ही बारिश होना शुरू हो गई थी। हम राब्ता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। जवाद मेमन साहब से इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी, जवाद मेमन साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनको हम खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जवाद साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। बहुत शुक्रिया जी। सर, मुझे ज़रा ये बताइएगा कि ये जो सिस्टम जिसके बारे में कहा जा रहा था कि ये कराची में पहुंचेगा और उसके बाद जुमरात की शाम से जो है वो या रात से बारिश का सिलसिला शुरू होगा। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो बारिशों का सिलसिला हमने एक दिन कबल मुंबई में देखा, सर ये किस सिस्टम के तहत हुआ था? पहले ये बता दें सर, फिर कराची की बारिश की तरफ आते हैं। देखिए सर, ये एक छोटा सा कंफ्यूजन है। बेसिकली मुंबई के ऊपर जो बारिशें हो रही हैं उसमें बहरा अरब के ऊपर एक सर्कुलेशन मौजूद था और उसके ज़ेर असर जो है वो कुछ हद तक जो है उस वजह से जो है मुंबई में जो है वो काफ़ी बारिशें देखी गई। बेसिकली होता ये है कि हर मानसून सीजन में जो मुंबई और इसके आसपास के जो रीजन्स होते हैं, इनफैक्ट जो इंडिया का जो वेस्टर्न कोस्ट होता है वहाँ पे एक ऑफशोर ट्रफ कायम हो जाता है मानसून सीजन में जी। तो किसी भी किस्म का कोई हल्का फुल्का सर्कुलेशन भी अगर उस ऑफशोर ट्रफ के ऊपर आता है तो वो उसे काफ़ी हद तक एक्टिवेट कर देता है और उसके ज़ेर असर इन शहरों में जो है वो बेतहाशा बारिशें होती हैं। अब आगे सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि खलीज बंगाल से एक लो प्रेशर बना जो हर मानसून सिस्टम का एक खास चीज़ होती है और कुछ यहाँ कराची तक आने में और सिंध की तरफ आने में जो है इसके साथ जो है वो इसी अरेबियन सी वाले सर्कुलेशन ने दिया है। इसी वजह से जो है ये सिस्टम यहाँ आते आते काफ़ी हद तक जो है वो ताकतवर हो गया है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त इस सिस्टम की क्या पोजीशन है, यानी क्या ये सिस्टम इस वक्त पूरी तरह कराची पर छाया हुआ है या अभी इसके असरात ही हैं, यानी इसके आउटर सर्किल जो है वो कराची पर मौजूद है? देखिए, इस सिस्टम का आप कह सकते हैं कि तकरीबन 30 to 40% हिस्सा जो है वो अब कराची समेत सिंध के काफ़ी सारे एरियाज में जो है वो दाखिल हो गया है। और जिस तरह से प्रेडिक्शन के हिसाब से आपको पता है कि कराची में जो है आज लेट आफ्टरनून से जो है वो बैक टू बैक स्पेल जा रहे हैं। इनफैक्ट इस वक्त भी जो है क्लिफ्टन, डिफेंस और समेत कराची के काफ़ी एरियाज में जो है वो तेज़ बारिश जारी है। और 7 और 8 अगस्त जो है ये कराची समेत सिंध के अक्सर एरियाज के लिए जो है वो अहम है। मेजर स्पेल जो देखने में आएगा क्योंकि अब ये सिस्टम मजीद जो है वो बहरा अरब और पाकिस्तान की साहिली पट्टी की तरफ मूव करेगा तो उसमें मजीद एक्टिविटीज जो हैं वो कल बढ़ेंगी। अच्छा, मुझे ये भी बता दीजिएगा कि क्या इस सिस्टम में कंटिन्यूस बारिश होगी या छोटे छोटे स्पेल्स आएंगे? जैसा कि इस वक्त कराची के बहुत से इलाके जो हैं वहाँ पे इस वक्त पानी खड़ा हो गया है सड़कों पर और जाहिर सी बात है अगर टाइम मिल जाता है तो ये पानी निकलता रहता है, फिर बारिश होती रहती है। तो क्या कंटिन्यूस कोई बहुत बड़े स्पेल्स आएंगे या छोटे छोटे स्पेल्स आते रहेंगे और बारिश रुकती रहेगी? देखें, अभी जो सिचुएशन चल रही है उसमें कुछ इसी तरीके से नजर आ रहा है कि शाम से जो सिलसिला शुरू हुआ है वो एक हद तक आप कह सकते हैं कि कंटिन्यूसली जारी है। किसी न किसी इलाके में हल्की सी तेज बारिश जो है वो हो ही रही है। कुछ देर के लिए कोई 1-8 घंटे के लिए जो है वो ब्रेक आता है, उसके बाद दोबारा जो है वो शहर की तरफ मूव करते हैं तो उन इलाकों में जो है वो तेज बारिश स्टार्ट हो जाती है।
तो उम्मीद यही की जा रही है कि फजर के आसपास भी जो है एक ताकतवर स्पेल जो है वो हो सकता है, जबकि अगले 2 दिन भी जो है कुछ इसी तरीके से चलेगा कि ऑन एंड ऑफ जो है वो सेल्स बनते रहेंगे, शहर को इफेक्ट करते रहेंगे। जवाद साहब ये भी बता दीजिएगा कि लाइटनिंग और थंडर स्टॉर्म जो है ना वो भी नज़र आ रहा है, यानी थंडर लाइटनिंग्स जो हैं वो आज शाम से काफ़ी ऑब्जर्व की जा रही हैं। तो क्या ये पूरे स्पेल में, जो कि कहा जा रहा है कि मानसून का ये जो चौथा स्पेल है 5 से 6 दिन तक ये शहर पे रह सकता है, तो क्या थंडर स्टॉर्म्स और लाइटनिंग कंटिन्यूस रहेगी या सिर्फ आज के दिन ही है? नहीं, देखें, ये थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग जो है ये इसी तरह रहेगी, क्योंकि सिस्टम जो है सेल्स काफी ताकतवर है, तो इसके ज़ेरे असर जो भी थंडर सेल्स बन रहे हैं वो भी काफी जो है वो ताकतवर बन रहे हैं। तो ये थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग जो है ये रहेंगी। इसमें सुनने वाले और देखने वालों के लिए एक एहतियाती तदाबीर भी है कि काइंडली अगर कोई गैर जरूरी जो है इन सिस्टम्स के दौरान जो है वो बाहर ना निकले, क्योंकि बिजली चमकने और बिजली के स्ट्राइक्स होने के जो है वो काफी हद तक चांसेस हैं। और इस वक्त जो है वो दोबारा मैं आपको लाइव अपडेट भी देता चलूं कि क्लिफ्टन में जो इस वक्त शदीद तेज बारिश जो है वो मूसलाधार बारिश स्टार्ट हो चुकी है दोबारा। जवाद साहब ये भी बता दीजिएगा कि बिजली के हवाले से, बिजली चमकने, गरजने और गिरने के हवाले से लोगों में बड़े मिसनोमर पाए जाते हैं। कोई कहता है जी काले कपड़े पहन के नहीं निकलना चाहिए, बिजली गिर जाती है। कोई कहता है जी सिल्वर की घड़ी या कोई भी ऐसी चीज़ जो चमकती भी होगी उस पर बिजली गिर सकती है। वजह क्या होती है जब ये लाइटनिंग स्ट्राइक करती है, तो किस वजह से, किस पॉइंट पे ये स्ट्राइक कर सकती है? देखिए, काले कपड़े पहनने का तो ऐसे कोई इसमें कोई इन्फ्लुएंस नहीं है इतना ज्यादा। अलबत्ता ये जो लाइटनिंग जो होती है ये मेटल या जो हाई ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो आयरन या लोहे के जो टावर्स वगैरह या पोल्स वगैरह होते हैं, ये चीजें जो हैं वो ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं लाइटनिंग को, क्योंकि जाहिर सी बात है ये इलेक्ट्रिसिटी होती है, इसमें एटम्स और पोल्स काम कर रहे होते हैं, तो वो किसी भी चीज को अगर अट्रैक्ट करते हैं तो ऑब्वियसली वो करंट जो है उस जगह के ऊपर पास आउट होता है। तो यही कहने का मकसद है कि अगर इस तरीके के कोई स्पेल्स आ रहे हों और अगर आप देख रहे हैं कि गरज चमक ज्यादा है, तो किसी भी मेटल के टावर, पोल या कोई जिस तरीके से ग्रिल्स वगैरह अमूमन हमारे यहाँ देखने में आती है, घरों के बैल्कनीज में लगी होती है लोहे की, तो उनके पास जाने से काइंडली अवॉइड किया जाए। सर, जिस तरह भैंसों के पाड़े पे अक्सर बिजली गिर जाती है और ये कहा जाता है कि चूंकि भैंस का रंग काला होता है तो उसकी वजह से अक्सर हमने देखा है कि भैंसों के पाड़े पे बिजली गिरी है, पूरा जो भैंसों का ये पाड़ा होता है जल के राख हो जाता है। इसकी कोई खास वजह है? देखिए, लोकलाइज इससे कोई मिथ कह सकते हैं आप, साइंटिफिकली जो है इसके कोई वो प्रूफ नहीं है, या साइंटिफिकली इस चीज को नहीं कहा जा सकता कि किसी स्पेसिफिक कलर की तरफ लाइटनिंग अटैक करती है। अलबत्ता ये जो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि ये जो मेटल और लोहे की जो चीजें होती हैं उनको जरूर जो है ये पोल्स अफेक्ट करते हैं। सर, गाड़ी में बैठा हुआ शख्स जो कि कार में मौजूद हो, क्या वो लाइटिंग से सेफ होता है या दरख्त के नीचे खड़ा होने वाला शख्स सेफ होता है, ये जरा बता दीजिएगा सर। नहीं, देखें, लाइटिंग जो है वो इन चीजों से अगर आप दरख्त के नीचे तो स्पेशली करें तो एक तरीके से आप बेसिकली ओपन एयर ही खड़े हैं, और गाड़ी में भी जो है वो क्योंकि मेटल है तो कोई ऐसा जो है इतनी ज्यादा कोई सेफ्टी नहीं होती है, दरख्त के नीचे तो बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि जब किसी भी पॉइंट पे किसी जगह पे भी जो है वो लाइटनिंग स्ट्राइक करती है तो एक तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा काम हो रही होती है, दूसरा ये कि उसके अतराफ जो है वो टेम्परेचर जो होता है वो अचानक से जो है वो सैकड़ों डिग्री तक चला जाता है। अमूमन कभी कुछ ऐसे देखने में आया है, कुछ ऐसी थ्योरी साइंटिफिक भी देखने में आई है कि जब लाइटनिंग स्ट्राइक करती है तो कभी कभार ऐसा भी देखने में आता है कि उसको 500-600 डिग्री के आसपास उस जगह का टेम्परेचर अचानक से जो है वो राइज करता है। आजू बाजू जो एयर पार्टिकल्स होते हैं वो ब्लास्ट करते हैं इतनी ज्यादा अचानक जो है वो फ्रीक्वेंट हीट की वजह से। तो ये चीजें भी जो है वो बिल्कुल सेफ नहीं है अगर लाइटनिंग हो रही है और अगर आप समझ रहे हैं कि मैं गाड़ी में बैठ के जो है वो बच जाऊंगा या दरख्त के नीचे खड़े होने से कोई मुझे सेफ्टी मिल जाएगी, तो ऐसे जो है उसकी कोई इतनी ज्यादा वो नहीं है। अच्छा जवाद साहब, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो स्पेल है, जो चौथा स्पेल है मॉनसून का, इसका सबसे शदीद जो हिस्सा है वो कब आएगा? यानी वो आ चुका है या अभी आने वाले 2-3 रोज में आएगा? कब आएगा सर? देखिए, इसका जो मेजर जो इफेक्ट होगा कराची समेत सिंध के अक्सर एरियाज में और बलूचिस्तान के काफी सारे एरियाज भी इसकी लपेट में आएंगे, वो 7 और 8 अगस्त को होगा। अभी इस वक्त जो शहर में आप जो तेज बारिशें देख रहे हैं, जो इस वक्त की जो लाइव से सिलसिला जारी है, ये इसी के ज़रिए असर है। 30-40% जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सिस्टम जो है वो अब पाकिस्तान की तरफ मूव कर चुका है, लेकिन अभी भी इसका काफी बड़ा हिस्सा जो है वो बाकी है, जो अगले
24 से 48 घंटों में जो है ये कंटिन्यूसली अफेक्ट करता रहेगा। उसके बाद 9 तारीख को जो है इसका काफी हिस्सा जो है वो बलूचिस्तान और ईरान के बॉर्डर के आसपास चला जाएगा, जबकि 10 तारीख से जो है वो सिंध में जो है वो काफी हद तक मौसम बेहतर होना शुरू हो जाएगा। सर एक और आपसे सवाल करना चाहूंगा, वो ये है कि ये जो इन सिस्टम्स के नाम रखे जाते हैं सर, इसकी वजह क्या होती है? ये नाजरीन के लिए मैं चाहूंगा कि आप बता दें कि ये जिस नामों से याद किए जाते हैं तो ये किन लोगों के नाम पे ये इन साइक्लोन्स के या इस सिस्टम के नाम रखे जाते हैं जो सिस्टम बनता है? देखिए सर, इसमें 2 चीजें हैं अलग अलग। आपने एक तो साइक्लोन का नाम बताया, दूसरा जो है आपने इन सिस्टम्स के बारे में नाम बताया। तो साइक्लोन्स के जो बेसिकली नाम होते हैं वो इंटरनेशनल जो एजेंसीज होती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो उसे ऑफिशियली जो है वो मार्क करती हैं जब भी किसी समंदर में या ओशन में जो है वो साइक्लोन बनता है। बेसिकली होता यह है कि फॉर एग्जांपल जिस तरह हम अपनी बात करें बहरा अरब की या खलीज बंगाल की या इंडियन ओशन की, तो इसमें काफी सारे मुल्क हमारे शामिल होते हैं, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। ये सारे मुल्क जो है एक लिस्ट प्रिपेयर करके कुछ नामों की उन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को जो है वो प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद टर्न बाय टर्न जो है वो ऑफिशियली वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन साइक्लोन्स का नाम रखती हैं। इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि जो साइक्लोन, जो समंदर पे बनने वाले जो तूफान होते हैं, उनको ऑफिशियली मार्क किया जाता है। ये एक बात हो गई साइक्लोन के हवाले से, जो ऑफिशियली जो है हमारे यहाँ मार्क होता है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब बात कर लेते हैं इन सिस्टम्स की। तो ये सिस्टम्स के कोई ऐसे नाम नहीं होते, लैंड बेस्ड सिस्टम्स के कुछ नाम नहीं होते। ये बेसिकली कुछ टाइम से जो है ये सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो इन सिस्टम्स को जो है वो नाम दिया जाता है। अलग अलग प्लेटफॉर्म जो है इसे अलग अलग नाम देते हैं, सिर्फ इसीलिए कि जो फैन फॉलोइंग है, जो मेंबर्स हैं, उन्हें थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने में आसानी रहे। या कोई बहुत अच्छा जैसा सिस्टम आता है तो उसकी मेमोरीज आपके पास हो, कुछ पिक्चर्स के मामले में, कुछ वीडियोस के मामले में। तो सिंपली जो है इसे जो है वो डिफरेंशिएट करने के लिए और हर सिस्टम को एक अलग अलग जो है वो एक अलग उसका नाम देने के लिए ये किया जाता है। इसमें कोई ऑफिशियली कोई इंटरेक्शन नहीं है और इसे नाम माना जाता है। सर लास्ट क्वेश्चन आपसे ये करना चाहूंगा कि आमतौर पे ये जो सिस्टम्स आते हैं जो 4, 5, 6 दिन तक शहर पे रहते हैं, ये सर जुमेरात यानी थर्सडे को ही क्यों शुरू होते हैं? और फिर लोग ये कहते भी हैं, एक मिथ भी है कि जो बारिश जुमेरात को शुरू होती है उसे छड़ी लग जाती है, फिर वो 1 हफ्ते तक बारिश रहती है। कह सकते हैं वही बात है कि ये एक लोकलाइज्ड मिथ है। और कुछ लोग जो है इसे पीर वाले दिन से भी जो है वो करते हैं कि पीर वाले दिन जो बारिश शुरू होती है वो पूरा हफ्ता चलती है। लेकिन ये जो सिस्टम है ये हार्डली जो है आपके पास 2 से 3 दिन रहेगा मैक्सिमम। शायद अगर कुछ बहुत अगर खिंच गया तो ये शायद जो है वो मंडे तक चला जाए, यानी कि चौथे दिन तक चला जाए, वरना मैक्सिमम इसके चांसेस हैं कि ये 6 तारीख से लेके 10 तारीख के आसपास जो है वो काफी हद तक जो है खत्म हो जाएगा। ये आगे ओमान और ईरान की तरफ मूव कर जाएगा। ये भी एक थोड़ी सी गैर मामूली बात है, इस बारे में डिस्कशन हो रही है तो मैं ये बताना चाहूंगा कि एक थोड़ी सी गैर मामूली बात है कि मॉनसून के सिस्टम जो है इस साल इतनी दूर तक जो है वो ट्रेवल कर रहे हैं। इनफैक्ट ओमान, यूएई और सऊदी अरब के कुछ शहरों में भी जो है लास्ट सिस्टम के भी कुछ इफेक्ट गए थे। और ये जो मौजूदा सिस्टम है जो इस वक्त तेज बारिश बरसा रहा है शहर कराची में भी इस वक्त, तो इसके भी कुछ हद तक चांसेस हैं कि ये इन मुल्कों को भी जो है वो इफेक्ट कर सकता है। बेसिकली दिस इज द एग्जैक्ट क्लाइमेट चेंज जो हम पिछले काफी सालों से सुनते आ रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जवाद मेमन साहब, वेदर एनालिस्ट और एडमिन हैं वेदर अपडेट्स पीके के, ये हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन अब देखना ये होगा कि ये जो सिस्टम जिसकी शुरुआत जो है वो इस कदर तेज़ और इतनी ज़्यादा बारिश से हुई है, ये 2-3 दिन में शहर में कितनी तबाही मचाता है। हमारी दुआ यही है कि कम से कम तबाही हो, कम से कम लोग जो हैं वो उससे मुतासर हों। बहरहाल यहाँ एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज शहर में जो बारिशें हुई और जिसका सिलसिला शुरू हुआ है, अब देखना ये होगा कि सूबाई हुकूमत ने जो इक़दामात किए हैं जो कि नालों की सफाई और पानी की निकासी के हवाले से हैं, वो किस कदर कारगर साबित हुए हैं या आगे के लिए क्या प्लान किया जा रहा है, इसी वाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ वज़ीर बल्दियात इत्तलात जनाब नासिर हुसैन शाह मौजूद हैं और उनसे हम जानना चाहेंगे इस वक्त की सूरत हाल। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या कहते हैं, क्या सूरत हाल है शहर की और सड़कों पर इस वक्त क्या
सूरत हाल है, क्योंकि बारिश तो काफ़ी हुई है लेकिन फिर भी पहले से सर कुछ बेहतरी नज़र आती है, क्या कहते हैं आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। डॉक्टर साहब, इस वक्त भी हम रोड पे ही हैं। सईद गनी साहब और मैं साथ हैं, विजिट कर रहे हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब लियारी की साइड पे हैं और इसी तरह वकार मेहदी साहब हैं किस मलीर में, शैला रजा साहिबा एक इलाके में है, राशिद रब्बानी साहब एक एरिया में है, इसी तरह और सब लोग जो हैं बाहर रोड पे ही हैं। और इसी तरह मेयर साहब भी, चेयरमैन साहिबान जो हैं DMC के और दीगर अफसर जो डिपार्टमेंट के हैं, तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटेट करें, या अपने भाई बहनों, बच्चों, बुजुर्गों को कि उनकी तकालीफ कम हो। बारिश हुई है लेकिन कभी थोड़ी शदीद, कभी फिर चल तो रही है। कोशिश है कि ड्रेन आउट होता रहे पानी। और फिर आपने देखा कि 1 जुलाई से हमने जो KMC के बड़े नाले थे 38, उनकी सफाई शुरू की थी और 31 जुलाई तक काफी हद तक उनके चॉकिंग पॉइंट जो है साफ कर दिए गए थे। फिर उन्हीं 38 में से 3 नाले जो हैं वो NDA में भी साफ करवा रही है FW के उससे। तो ये भी एक अच्छी है, खुशाइन बात है, हमें सपोर्ट है। और DMC के नाले जो है वो DMC के साथ भी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है उन्हें। तो पूरी कोशिश कर रहे हैं जी कि जितनी बेहतरी आ सके। इस वक्त तो नालों की सफाई ही की जा सकती है और उसके बाद फिर एक प्रॉपर सिस्टम बनाएंगे, जो इंक्रोचमेंट है वो भी हटाई जाएगी और एक प्रॉपर तरीके का जो वर्ल्ड बैंक का हमारा प्रोग्राम है उनकी तवज्जुह से बेहतर किया जाएगा। इस वक्त तो मुख्तलिफ क्या साराहियाँ हो रही हैं, मुख्तलिफ लोग कहते हैं कि पता नहीं कितने $1 बिलियन जो है वर्ल्ड बैंक ने दिए हैं इस सफाई पे। एक पैसा भी नहीं दिया उन्होंने। ये सारे जो फंड्स हैं CM साहब ने दिए और फर्स्ट टाइम ट्रांसपेरेंट तरीके से ये सफाई हो रही है। तो शाह साहब, आपसे ही जानना चाहेंगे कि ये जो NDMA, पाक फौज और FWO के ताउन से जो नाले साफ किए जा रहे हैं, तो ये कौन से नाले हैं और इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा ओवरऑल शहर की निकासी आप पर? देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं कि NDMA हमें सपोर्ट कर रही है, हमने उनको वेलकम कहा है, लेकिन वो इस वक्त सिर्फ 3 नाले साफ कर रही है 38 नालों में से, जो बड़े नाले हैं। और ये 3 नालों पे भी काफी हद तक हमारे जो काम हो चुका था, कुछ चॉकिंग पॉइंट साफ किए गए, बाकी उनकी तरफ से काम किया जा रहा है और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और हम अप्रिशिएट करते हैं NDMA के FW के तवज्जुह से जो कर रहे हैं वहाँ पे। लेकिन मेन 35 नाले और भी हैं, इतने ही बड़े, जिनको हम लोग साफ कर रहे हैं बहुत बेहतर तरीके से। और फिर छोटे नाले बहुत सारे हैं, सैकड़ों की तादाद में हैं जो DMC के हैं। तो DMC के अफसरान भी कर रहे हैं और उन्हें हम सपोर्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से फंड, और हमारे दीगर जो डिपार्टमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो उनको मुकम्मल सपोर्ट कर रही है। और फिर एक और, जिस तरह ये फोरकास्ट थी पूरे सिंध में, तो चीफ मिनिस्टर साहब ने मीरपुर खास डिवीजन का भी विजिट 2 दिन पहले, हैदराबाद डिवीजन का भी, फिर कराची डिवीजन की मीटिंग भी रखी और तमाम अफसरान को पाबंद किया कि जितनी भी गाड़ियां हैं डी वाटरिंग के पंप हैं और इक्विपमेंट हैं, वो सब ऑन रोड हो। जो चॉकिंग पॉइंट है, आज भी देखें, हम लोग अभी विजिट कर रहे हैं, आपको मुख्तलिफ जगहों पे वाटर बोर्ड के गाड़ियां नजर आ रही होंगी, DMC, KMC के डी वाटरिंग पंप नजर आ रहे होंगे, PDMA के नजर आ रहे होंगे, कैंटोनमेंट बोर्ड भी अपना काम कर रहे हैं, DHA के लोग भी अपना काम कर रहे हैं। तो सब लोग अपना काम कर रहे हैं और हम लोग रोडों पे हैं, सारी रात जागेंगे जब तक बारिश होगी, चल रहे हैं ताकि लोगों को सपोर्ट कर सकें, इजी कर सकें, फैसिलिटेट कर सकें। शाह साहब, ये भी बता दीजिएगा कि जो ये स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम होता है, जो कराची के नाले हैं शाहराहों के दरमियान में भी मौजूद हैं, मुख्तलिफ शाहराहों से गुजरते हैं, सर इनका काम बारिश का पानी ले जाना है, लेकिन ये पूरा साल जो है ये सीवरेज का पानी इनमें डाला जाता है। और अगर ये कहा जाए कि कराची के सीवरेज का 50 से 60% हिस्सा जो है वो इन्हीं नालों के जरिए गुजरता है, तो ये गलत नहीं होगा। तो सर क्या कभी इसको ठीक करने की कोशिश की जाएगी कि इसमें सीवरेज का पानी डाला जाए, बल्कि ये सिर्फ बरसाती नाले रहें?
डॉक्टर साहब 60% नहीं 80% जो है जी 80 से ज्यादा 80-90% जो है ये ऐसे ही है जैसे आप कह रहे हैं जी। तो इसी वजह से इस दफा वर्ल्ड बैंक से चीफ मिनिस्टर साहब ने जो प्रायोरिटी दी प्रोग्राम को, जाहिर है ये एक लोन है जो सिंध गवर्नमेंट ने अदा करना है, उसमें इस सारी चीजों को रखा गया कि ड्रेनेज और सेवरेज के सिस्टम को प्रॉपर किया जाए। इन नालों की न सिर्फ सफाई बल्कि वो प्रॉपर निज़ाम बनाया जाए ताकि ये दोबारा नालों में ये कचरा, ये स्लज, ये गंद न जा सके, और फिर ये जो ड्रेन्स बनाई जाए इनका प्रॉपर तरीक़ेकार बनाया जाए, और जहाँ पे ज़रूरत महसूस हो जो इंक्रोचमेंट हुई है उसको हटाने की वो भी की जाए। तो एक प्रॉपर निज़ाम के प्लानिंग के तहत ये काम हो रहा है, जिसका ये पहला फेज था सफाई का, वो भी लेट हो गया कोविड की वजह से, तो इसलिए इस वक्त गवर्नमेंट ने ये फंड दिए हैं जिन पर ये काम हो रहा है। शाह साहब, कराची की साहिल की अगर बात की जाए तो एक जो निजी रेस्टोरेंट है जो कि ड्राइव थ्रू और ये तमाम सहूलियात प्रोवाइड करता है, सर उसके साथ ही ये जो नाले हैं इसमें ड्रेनेज का पानी जो है ये छोड़ दिया है, जिसकी वजह से क्लिफ्टन का जो साहिल है आधे से ज़्यादा वो इस गंदे पानी की वजह से ताफुन का शिकार है, और मुख्तलिफ अब लोग उस साहिल पे जा नहीं सकते हैं सर। तो क्या उसको रोकने के लिए कोई काम नहीं किया जाएगा? कंटिन्यूसली उसमें ड्रेनेज का पानी होने की वजह से ये जो डिफेंस और के जो नाले हैं, जो कि ख़ास तौर पे बरसाती नाले बनाए गए थे जिनको कि उस साहिल पे वहाँ ड्रेन किया गया था, अब उनमें ड्रेनेज का पानी, सीवरेज का पानी जो है वो जाता है सर। देखें, ये एरिया जो है DHA से पर्टेन करता है और कंट्रोलमेंट बोर्ड से, लेकिन उनकी भी मजबूरी है, जब इतनी बड़ी उसमें बारिश हो तो वो जाहिर है पानी को ड्रेन आउट करने के लिए इसी तरह का उनको करना पड़ता है। पहली प्रायोरिटी ये होती है कि लोगों को फैसिलिटेट किया जाए, उनके घरों के आगे पानी ना हो, उनके घरों के अंदर पानी ना जाए जो DHA का एरिया है या कंट्रोलमेंट का एरिया है। तो ये बाकी जो तफरी चीजें हैं ये बाद में आती हैं। तो अगर थोड़ा सा कहीं पे इस तरह का सिलसिला है तो पहले लोगों को बचाया जाए और तफरी बाद में की जाए। वैसे भी ये इतनी बारिश में, शदीद बारिश में जरूरी नहीं कि आती जाए इस तरह की इंजॉयमेंट के लिए। सर, नहर ख़याम पे इस दफ़ा जिस तरह हर साल सफाई की जाती थी, इस दफ़ा कोई स्टेप्स लिए गए हैं? क्योंकि डिफेंस क्लिफ्टन का जो ज़्यादातर ड्रेनेज है वो नहर ख़याम के जरिए जाता है, और उसमें चोकिंग की वजह से आपकी 3 तलवार 2 तलवार ये तमाम इलाके ज़र आब आ जाते हैं। क्या नहीं, बिल्कुल वहाँ पे काम हो रहा है, और आप देखेंगे इस वक्त भी हम लोग वहीं से गुजर के आए हैं और काफी बेहतर है, बल्कि जो अंडर पास है वो भी रवाना है। सर, नहर ख़याम पे जो पार्क बनाने की बात की जा रही है, तो क्या ये वफाकी हुकूमत और MNAs बना रहे हैं या इसमें सिंध हुकूमत का भी ताउन हासिल होगा? देखिए, वफाकी हुकूमत, MNAs या जो भी है हमारी सर आंखों पे, अगर वो कुछ बनाना चाहते हैं तो मोर देन वेलकम। प्राइम मिनिस्टर साहब ने 162 अरब रुपए का वादा किया हुआ है, वो पूरा करें, हम तो चाहते हैं आए। लेकिन ये जो नहर ख़याम पर जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है वो निजी कंपनी ला रही है। वो शाहिद अब्दुल्ला साहब हैं और हमीद सुमरो साहब हैं, हमारे जो केयर टेकर मिनिस्टर थे कुछ अर्सा पहले, वो है जमील यूसुफ साहब, जमील यूसुफ साहब हैं, और बहुत सारे इंतजार हैं, बहुत सारे दोस्त हैं उसमें, वो ला रहे हैं। और उनको ये सिंध गवर्नमेंट ने कैबिनेट में पास करके उनको अलाउ किया, और उसका जो एक कंपोनेंट उस पर भी हम लोग गवर्नमेंट की तरफ से भी इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये इस तरह से प्रोग्राम है, अगर फेडरल गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट करे तो हम उनको वेलकम करेंगे, लेकिन ऐसा कोई प्लान है नहीं। सर, एक आखिरी क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा तामीरात के हवाले से। सर, क्या आबाद को अब बिल्डिंग्स बनाने के लिए यूटिलिटी NOCs की जरूरत नहीं पड़ेगी? यानी कि इलेक्ट्रिक, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड जो बल्दियाती इदारे हैं जिनकी पहले NOC चाहिए होती थी, क्या अब उनकी NOC की जरूरत नहीं होगी? इस जो अब नया जो उनको रिलीफ दिया जा रहा है, जो चीजें मराहत दी जा रही हैं, लोग ईज टू डूइंग बिजनेस में ये कोशिश तो कर रहे हैं कि वन विंडो ऑपरेशन हो और उनको हर तरह से NOCs मिले, उनकी वेरिफिकेशन हो। लेकिन ये सारी चीजें जरूरी हैं और इनके
बाद ही ये उनको अलाउ किया जाएगा काम करने के लिए। अच्छा, यानी इससे इस्तिस्ना नहीं हासिल होगा, कोशिश ये की जाएगी कि प्रोसेस स्पीडी कर दिया जाए, लेकिन अगर वफाकी हुकूमत की जानिब से मराहत दी भी जाती हैं तो सिंध हुकूमत की जानिब से इस्तिस्ना नहीं दिया जाएगा। नहीं, वफाकी हुकूमत की तरफ से जो मराहत है, सिंध गवर्नमेंट उन पर वैसे भी काम कर रही है। आपने देखा कि हमने छोटे प्लाटों के लिए तो वैसे भी 1 विंडो ऑपरेशन कर दिया था, एक टाइम फ्रेम था, अब भी एक टाइम फ्रेम होगा 1 माह का, लेकिन ये शुरू 1 माह तब होगा जब ये तमाम वेरिफिकेशंस होंगी। ऐसा नहीं है कि किसी ने एप्लीकेशन दी फिर उसके पास कोई एनओसी ना हो और फिर उसको इजाजत ऐसे हो सकता नहीं। कराची के आपको पता है पूरे हालात का कि जब तक सब चीजों की एनओसीज ना हो, उनकी पूरा वेरिफिकेशंस ना हो, तब तक ऐसा नहीं। हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको ज्यादा से ज्यादा इजी करें, उनको सपोर्ट करें, लेकिन इन सब चीजों के साथ। सर, एक आखिरी सवाल आपसे कोरोना और लॉकडाउन के हवाले से करना चाहूंगा कि लॉकडाउन में जो आज असद उमर साहब ने नरमी का जो ऐलान किया है, क्या सिंध में भी इन तमाम चीज़ों पे इसी शेड्यूल के हिसाब से नरमी कर दी जाएगी, जिसमें जिम्स, क्लब्स और दूसरी थिएटर, सिनेमाज, ये तमाम चीज़ें शामिल हैं? बिल्कुल ऐसे ही होगा, और जाहिर है अभी ये कोरोना के साथ हमने बहुत लंबा अर्सा चलना है, इसलिए हमने SOPs पर, एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए तमाम शोबा इजात को खोलना होगा और उन पर, लेकिन SOPs के तहत, और उन पर अमल कराना होगा एहतियाती तदाबीर पर। ठीक है सर, ये भी बता दीजिएगा कि सर शादी हॉल्स वगैरह को खोलने का कोई इरादा है या वो बंद अभी रहेंगे? यानी क्योंकि उनका ये सर शिकवा है कि जब रेस्टोरेंट्स खोल दिए जा रहे हैं, जिम्स, हेल्थ क्लब्स, बाकी तमाम चीज़ें खोली जा रही हैं, तो फिर शादी हॉल्स और बैंक्वेट्स को क्यों नहीं खोला जा रहा है? जी, वो भी उसमें है, शादी हॉल, बैंक्वेट और फिर जो भी है सबको, लेकिन उनका एहतियाती तदाबीर SOPs बनाई जाएगी कि कितनी % को अलाउ होगा और इन पर उनको अमल करना होगा, और इनका हमें पूरा एहसास है। जैसे उससे बहुत बेरोजगारी बढ़ी है, तो जो उनके काम करने वाले हैं वो बड़ा इस बात से मुतासिर हुए हैं, वो खुद भी, तो हमें पूरा एहसास है। और जब इजाजत दी जाएगी तो इन सब चीजों को दी जाएगी, लेकिन एहतियाती तदाबीर के साथ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नासिर हुसैन शाह साहब, वज़ीर बराए बल्दियात और इत्तलात, हमारे साथ मौजूद थे, और इनका ये कहना था कि अब बारिश में ख़ुद न सिर्फ नासिर हुसैन शाह बल्कि सईद गनी जो हैं वो भी वज़ीर तालीम, जो सूबाई वज़ीर तालीम है, वो भी इस वक्त सड़कों पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ मुर्तज़ा वहाब जो हैं वो भी लियारी के इलाके में, मुख्तलिफ़ इलाकों में सड़कों पर मौजूद हैं। पूरी रात ये सिलसिला जारी रहेगा। जहाँ जहाँ सड़कों पे चोकिंग पॉइंट्स मौजूद हैं, वहाँ पे वाटर पम्प्स के ज़रिए जो मशीनरी है कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की, DMCs की, KMC की, वो तमाम इदारे इस वक्त कोशिशें कर रहे हैं कि रात भर कराची की सड़कों पर जो पानी जमा है उसे निकाला जा सके, ताकि मुमकिन तौर पे कल या उसके आगे जो 2 दिन जो कि शदीद बारिश की पेशन गोई की जा रही है, उसके पेश नज़र कम से कम लोगों को मुश्किलात का सामना हो। बहरहाल नाज़रीन, इस वक्त भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है, कहीं तेज़ कहीं हल्की बारिश है, वक्फे वक्फे से ये बारिश जारी है, और कहा यह जा रहा है कि तकरीबन पीर या मंगल तक ये बारिश जारी रहेगी। और अगर इसकी यही शिद्दत रही जिसकी इब्तिदा से ही अभी लोगों को ये परेशानियाँ, ये मुश्किलात का सामना हुआ है। आज सारा दिन जो है वो कराची की सड़कों पर ट्रैफिक जैम भी रहा है, ख़ास तौर पे शारा फैसल जो कि कराची की शहरक समझी जाती है, इस शारा फैसल पर भी आज दोपहर के 3 या 4 बजे से ही ट्रैफिक जैम का सिलसिला जारी था, और इससे मुत्तसिल तमाम शाहराहों पे फिर इस शारा फैसल की वजह से ट्रैफिक जैम हो गया था। बहरहाल अब ट्रैफिक की रवानी तो इस वक्त जारी है, लेकिन चूँकि इस वक्त रात का ये पहर है जिसमें लोगों को कहीं जाना नहीं होता। अब देखना ये होगा कि कल दिन के वक्त या सुबह के वक्त किस तरह से ट्रैफिक की रवानी को बहाल किया जाता है, पानी की निकासी का किस तरह से इंतज़ाम किया जाता है। बहरहाल नाज़रीन, दुआ यही करते हैं कि कराची जो है वो किसी भी इस किस्म की आफत व बला से महफूज रहे और शहरी जो है उन्हें कम से कम परेशानी का सामना करना पड़े। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पर पहुँचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।